पहला झंडा बना भगवा झंडा, ओम निशान, नेहरू जी को पसंद नहीं आया, बोले ये झंडा नहीं चलेगा। दूसरा झंडा डिजाइन हुआ भगवा झंडा, वंदे मातरम, नेहरू जी को पसंद नहीं आया। अब तिरंगा झंडा आ गया। दोबारा तिरंगा से भगवा झंडा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? हमारा राष्ट्रगान वंदे मातरम, पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी जाती थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होता था। पूरा पूरा वंदे मातरम वॉर क्राई हो गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बैन कर दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, नेहरू जी को पसंद नहीं था। नेहरू जी की लॉबी संविधान सभा में मजबूत थी, विरोध किया, जनगण मन आ गया। जनगण मन का फ्रीडम मूवमेंट में कोई योगदान नहीं। अंग्रेज एलोपैथी को मजबूत करना चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि योग मजबूत हो, आयुर्वेद मजबूत हो, नेचुरोपैथी मजबूत हो। उसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया 1940 में, ड्रग एक्ट। नेहरू जी ने उसको खत्म करने की बजाय 1954 में उसी को कॉपी पेस्ट करके इंडोर्स कर दिया। तो हमारे देश में आज जो सरकारी डॉक्टर सारे एमबीबीएस, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसके डॉक्टर सेकंड क्लास माने जाते हैं। आर्टिकल 11 संविधान का कहता है ऐसा कानून बनाओ जो देश से गद्दारी करे, मक्कारी करे, आतंकवाद फैलाए, अलगाववाद फैलाए, चरमपंथ फैलाए, पत्थरबाजी करे, उसकी नागरिकता खत्म करो। कानून बनाया, किसी की नागरिकता आज तक गई क्या? पिछले 75 साल में किसी गद्दार, मक्कार, आतंकवादी, अलगाववादी, माओवादी, नक्सली, घुसपैठिए की नागरिकता गई किसी की? नहीं। ऐसा कानून बना है, नागरिकता नहीं जा रही है, सबको मिल रही, जा किसी की नहीं रही है। आर्टिकल 13 कहता है सारी कुरीतियां खत्म करो, कुप्रथाएं खत्म करो। जो भारत की कुरीतियां थी उनके खिलाफ कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना। लेकिन जो मुगल कालीन कुरीतियां थी, तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुस, निकाह हलाला, निकाह मुता, निकाह मिस्यार, उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं। यह आर्टिकल 13 कहता है कानून बनाओ, नहीं बनाया। अपनी ड्यूटी नहीं निभाने वाले को क्या कहेंगे? जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब कुछ ले लेकिन अपना काम ठीक से न करे, उसको क्या कहते हैं? यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिली, बोले नहीं नहीं हमको नहीं, चीन को दे दो। आज उस मेंबरशिप के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पूरी दुनिया से समर्थन मांगना पड़ रहा है, और पहले बैठे बैठे मिल रही थी। और कहते हैं हमको तो बड़ा देश से प्रेम है। उसी परिवार के लोग कहते हैं हमको बड़ा देश से प्रेम है। चीन को जमीन दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होगी। संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव को नेहरू की लॉबी ने गिरा दिया। नहीं तो आज भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज संस्कृत होती। अब भारत की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत होती, नेशनल लैंग्वेज संस्कृत होती, तो कम से कम 10वीं तक पूरे भारत में सबके लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य होता। और संस्कृत पढ़ना अगर सब लोग जानते तो वेद को भी पढ़ते, वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ते। कैसे कैसे कुठाराघात किया गया। देश का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ। भाई 1947 में जो डिवीजन हुआ भारत का, यही कह के तो हुआ कि मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, और हम पाक लोग नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हम पाक हैं इसलिए पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान यही तो बना ना, पाक का मतलब पवित्र।
यह नारा दिया गया कि पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, हिंदुस्तान पाकिस्तान इसलिए बना। चलो ठीक है, बन गया, फिर यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या करने की जरूरत थी? फिर यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट लाने की क्या जरूरत थी? भारत में सारे सबको समान अधिकार दे दिए, भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, टहलने का अधिकार, भाषा, अपनी भाषा बोलने का अधिकार, अपने कपड़ा पहनने का अधिकार, त्योहार मनाने, सबको अपना अपना अधिकार है। फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? और माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैसे? कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हुए और मुस्लिम 96% है। जो 96% है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, जो 2% है मेजॉरिटी कहलाते हैं। वो छोटी बच्ची भी उससे पूछ लीजिए कि 2% माइनॉरिटी है कि 96%, वो भी बता देगी कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। कक्षा 1 के बच्चे से पूछिए कि 2% ज्यादा होता है कि 96 ज्यादा होता है कि 2 ज्यादा होता है। एक वाला भी कहेगा 96 ज्यादा है, 2 कम है। और दुर्भाग्य देखिए, जो 96% है कश्मीर में वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, जो 2% है वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। लद्दाख में जो 1% है वो मेजॉरिटी कहलाते हैं, हिंदू। लक्षद्वीप में केवल 2% हिंदू बचे हैं, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। जो 97% है वो माइनॉरिटी कहलाता है। नागालैंड में जो 88% है वो माइनॉरिटी कहलाता है, जो 8% है मेजॉरिटी कहलाता है। मेघालय में जो 2% है हिंदू वो मेजॉरिटी कहलाता है, जो 88% है वो माइनॉरिटी कहलाता है। इसमें बदलाव करना पड़ेगा कि नहीं? ये बदलाव कहां से होगा? कहां से होगा? इसमें कुछ एक बदलाव तो करने के लिए 2/3 लोकसभा में चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। इसलिए कहता हूं, अब की बार, जोर से बोलो, अब की बार इसीलिए चाहिए। आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा किस लिए चाहिए अब की बार 400 पार। अरे इसीलिए चाहिए क्योंकि संविधान के फंडामेंटल राइट में बदलाव करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अब जिसने नारा दिया वो नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं 2/3। अब 400 पार क्यों चाहिए? नारा देने वाले की एक लिमिटेशन है, वो नहीं बता सकता। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा ना 400 पार क्यों चाहिए। ऐसा होता है, बबूल का पेड़ छोटा हो ना, 4 दिन का हो, 8 दिन का हो, 10 दिन का हो, उसको कोई बच्चा भी उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन वो बबूल का पेड़ अगर 30 साल का हो जाए तो 10 लोग मिलके उसको उखाड़ने में मुश्किल आएगी, कांटे भी चुभेंगे, कांटे भी लगेंगे, जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी, मेहनत लगेगी। जो काम 1947 में बड़े आसानी से हो सकता था, 1950 में बड़े आसानी से हो सकता था, वही काम 2024, 25, 26, 27, 28 में बड़ी मेहनत से होगा। क्योंकि बीमारी बढ़ गई है। पहले जो बुखार था वो टाइफाइड हो चुका है। अब बुखार 2 गोली ठीक होता है, टाइफाइड 10 गोली खाना पड़ता है। 1900 उसके बाद बेटी आई, बेटी ने इमरजेंसी लगाया, सबको पता है, सेकुलर शब्द जोड़ दिया। हमारे देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहली बार किसी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 1984 में, वो दिया था इंदिरा गांधी ने, जिसको अभी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आप लोग सुने होंगे 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, वो अभी मैटर चल रहा है। हम लोगों का आर्ग्यूमेंट पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी जजमेंट आएगा और हमें पूरा भरोसा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी का स्टेटस खत्म होगा, ये सुप्रीम कोर्ट से होगा। इतने से भी पेट नहीं भरा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1984 में उन्होंने वक्फ एक्ट को अनलिमिटेड पावर दे दिया। और यह वक्फ एक्ट बनाया किसने था? नाना ने 1954 में।
वक्फ एक्ट भारत में पहली बार 1954 में बना था। पता नहीं आप लोगों को वक्फ एक्ट के बारे में पता है नहीं पता है, गूगल करेंगे तो पता चलेगा। हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया हो। उस वक्फ एक्ट को जिसको नेहरू जी ने 1954 में बनाया था, उसको 1984 में राजीव गांधी को, जबकि हम लोगों ने, हमारे चाचा ताऊ ने 404 सीट दिया, उस 404 सीट का नतीजा था वक्फ एक्ट को अनलिमिटेड पावर दे दिया। और आज की डेट में वक्फ एक्ट इतना पावरफुल हो गया है, इस मानस सदन को, जहां आपका राष्ट्रवादी संघ का अधिवेशन हो रहा है, अगर वक्फ एक्ट आके कह दे, वक्फ बोर्ड का कोई आदमी, यहां बाबर का घोड़ा घास खाता था, केवल यही कहना है, केवल इतना उसको नोटिस भेजना है, इस जमीन पे जहां ये मानस सदन बना हुआ है, बाबर का घोड़ा घास खाने आता था, इसलिए ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आप उस नोटिस को गुनाह की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उस नोटिस को चैलेंज करने आपको भोपाल जाना पड़ेगा। भोपाल कितना दूर है यहां से? चलो आप तो चले जाओगे, जिसने ये मानस सदन बनवाया है तो पैसे वाले हैं, चले जाएंगे। अरे वो झबुआ का आदिवासी कैसे जाएगा? वो झबुआ का आदिवासी जिसने कभी लोकल कोर्ट नहीं देखी झबुआ की, वो भोपाल कैसे जाएगा 700 किलोमीटर दूर? क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस तो केवल राजधानी में होता है। मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ 600 किलोमीटर दूर, वो मेरठ मुजफ्फरनगर का दलित लखनऊ कैसे जाएगा?